हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेश में रहते हैं, अब इस चैनल के थ्रू हमसे जुड़ भी रहे हैं। आज हमारे ये डायबिटीज़ सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस पार्ट 1। मतलब कि जो पर्सन्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करें। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। दूसरा पार्ट जो है वो अगले सप्ताह 30 अप्रैल को रिलीज होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आज आपको ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना है तो आपको उसके पहले अगर बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगी कि भाई एग्जैक्टली डायबिटीज़ कैसे होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, तो आप पिछले 2 वीडियोस अगर 9 अप्रैल और 16 अप्रैल के देखेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। डार्किंग स्टडी क्या है? ये डार्किंग स्टडी एक्चुअली एक चाइनीज स्टडी है जिसमें कुछ पेशेंट्स को काफ़ी समय के लिए फॉलो किया गया था जो प्री डायबिटिक भी थे और डायबिटिक भी थे। और उसमें ये पता चला कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स को डायबिटीज़ जिनको है उनको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए, और जो प्री डायबिटिक है उनको डायबिटीज़ होने से बचाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही मेन ट्रीटमेंट है। और एक ऐसी ही सिमिलर स्टडी है डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो कि एक यूएस की स्टडी है। ये काफ़ी सालों तक फॉलो किया गया था और ये स्टडी भी यही बताती है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल रखने से या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कम से कम दवाइयों के साथ और बेस्ट रिजल्ट्स और मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ। ये वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताने वाला हूं वो है ये 3 स्टेप्स आप समझ लीजिए। स्टेप 1, सबसे पहले पेशेंट को हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो स्टेप 2 के तरफ चला जाएगा जिसको हम लोग बॉर्डरलाइन डायबिटीज बोलते हैं। और अगर उधर ध्यान नहीं दिया तो कुछ साल के बाद पेशेंट स्टेप 3 में चला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को फ्रैंक डायबिटीज हो गया है। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को स्टेप 1 मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस से फ्रैंक डायबिटीज मतलब स्टेप 3 तक पहुंचने में 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। और हमें यही करना है कि हम लोग अपने आप को स्टेप 1 में ही रोक दें, स्टेप 1 ही ना होने दे, या स्टेप 1 अगर हो गया है या स्टेप 2 तक भी पहुंच गए हैं तो हम लोग अपने आप को डायबिटीज के खतरनाक बीमारी से बचा सके और उधर तक हम पहुंचे ही ना। यही हमारा टारगेट है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है, एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। सो डेफिनेटली अगर डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है और वो स्टेप नंबर 3 में आती है तो उसके पहले के जो स्टेप्स हैं जो डायबिटीज की तरफ हमको ढकेलते हैं तो वो भी तो लाइफस्टाइल बीमारी ही होगी। मतलब अगर हम उधर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख ले तो हमको कभी डायबिटीज होने की संभावना तो बहुत ही कम हो जानी है। सो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि डॉक्टर साहब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बेसिकली 3 चीजें होती है, हमारे 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला होता है डाइट, दूसरा होता है एक्सरसाइज और तीसरा होता है योगा। ये तीनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जिससे हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है तो हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि डाइट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि इसको कम से कम शब्दों में आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूं। जब हम डाइट की बात करते हैं तो हम लोग उसके पहले हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बेसिकली हमारा दिन भर में खाने पीने का रूटीन कैसा होना चाहिए। सो जो आइडियल रूटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कि चाहे पेशेंट को डायबिटीज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, जो भी हो, नहीं हो, नॉर्मल पेशेंट हो, नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हो, तो नॉर्मल रूटीन ऐसा होना चाहिए कि जब हम सुबह उठ रहे हैं तो उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे में हम थोड़ा सा कुछ खाएं, थोड़ा सा नाश्ता करें और उसके बाद दिन भर जब तक हम जगे हुए हैं हर या 2 से 2.5 या 2.5 से 3 घंटे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फूड खाते रहे। हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में फूड फ्रीक्वेंटली खाते रहेंगे तो अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं और रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमको बहुत सारी बीमारी तो होगी ही नहीं। डायबिटीज हो जाने के बाद हमको ये बोला जाता है कि आप छोटी छोटी मील्स थोड़े थोड़े समय पे खाइए, लेकिन अगर यही एटीट्यूड और यही चीज अगर आप यंग एज से फॉलो करें तो हो सकता है आपको डायबिटीज जैसी बीमारी हो ही ना। एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और वो कितना कैलोरी ले रहा है और कितना लूज कर रहा है उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। इस चीज के लिए आपको अपना आइडियल बॉडी वेट जानना होगा कि आपकी हाइट कितनी है, उसके लिए कितना बॉडी वेट होना चाहिए। उसका मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसमें आप अपना हाइट और अपना बॉडी वेट डालिए तो आपको पता चल जाएगा
कि आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और अगर वो कैलकुलेशन 90% से कम आ रहा है इसका मतलब कि आपका वजन जरूरत से कम है, और अगर उसका परसेंटेज 120% से ज्यादा आ रहा है मतलब कि आप ओवरवेट है। 90 से 120 मतलब कि आप औसतन नॉर्मल वेट रेंज में है। आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि डॉक्टर साहब मैं कितनी कैलोरी इंटेक कर सकता हूँ, मैं कितना खा सकता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि कैलोरी इंटेक, कैलोरी क्या चीज होती है। जो भी चीज हम खाना खाते हैं या जो चीज खाते हैं उसकी एनर्जी वैल्यू को हम लोग कैलोरी या किलो कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं कि उससे हमको कितनी ताकत मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों को वो कैलकुलेशंस भी पता होने चाहिए कि कैलोरी इंटेक में हम लोग कितने कैलोरीज ले रहे हैं और हम लोग लूज कितनी कर रहे हैं। हम लोग अगर जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और हम लोग कैलोरी कम लूज कर रहे हैं तो हम बॉडी वेट गेन ही करेंगे। तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए और इस चार्ट में अपने आप का बॉडी वेट, आप ओवर वेट है, अंडर वेट है और आपका डेली रूटीन कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसको अप्लाई करिए। जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड इंडियन मेल आज के समय अगर हम लोग सोचें या स्टैंडर्ड इंडियन फीमेल, तो मैक्सिमम टाइम उन लोग को आज देखा जा रहा है आजकल की उन लोग की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत सीडेंटरी लाइफ, मतलब बहुत ही बैठे बैठे काम कर रहे हैं और उन लोग ओवरवेट भी हैं। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, बैठकर काम कर रहा है और वो थोड़ा ओवरवेट भी है, तो आप उसका रिक्वायरमेंट इस चार्ट के हिसाब से है कि 20 से 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर वो पर्सन 80 किलो का है तो करीबन 20 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मतलब उसकी डेली रिक्वायरमेंट 1600 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ कैलोरी काउंटर का, जिसमें आप जो भी चीजें खाते हैं उसको आप उसमें अप्लाई करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। देखिए, हमको खाने की बात जब हम कर रहे हैं कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज, तो मोर और लेस दोनों में काफी सिमिलर तरीके से ही हमको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है खाने को लेकर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होता है, इसमें हम लोग को दो चीज़ें याद रखनी है कि पहली चीज़ जो डायरेक्ट शुगर के सोर्सेस है, जैसे कि चीनी हो गई, गन्ने का रस हो गया, शहद हो गया, ये सब डायरेक्ट सोर्स ऑफ शुगर है। इसको हम लोग को कंप्लीटली अवॉइड करना है, या एज फार एज पॉसिबल जितना हम अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज के पेशेंट में। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते इसको समझे बिना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है डॉक्टर साहब? एक्चुअली देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड है जो हमको बताता है कि भाई अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या कुछ ऐसा सोर्स ऑफ फूड खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कितना % ग्लूकोज ऊपर जंप कर सकता है। तो इसी का हम लोग का जो वैल्यू होता है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फॉर्म में बताते हैं। सरल भाषा में बोले तो देखिए, कुछ खाने के पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अगर होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं कि अगर जब हम उनको खाएंगे तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू 40% से कम है। और कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें खाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ा देने की क्षमता होती है ब्लड में, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो हमें ये सब चीजें सुनकर ये समझ में तो आ गया है कि हमको वो सब चीजें, फ्रूट्स हो या फूड हो, हमको वो खाने हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती हो। सो आपका अगला सवाल होगा, डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होती हैं जो हमको रूटीनली अवॉइड करनी चाहिए? तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आलू बोल सकते हैं आप, या फिर आप राइस बोल सकते हैं, इवन गेहूं जो है और मैदा, ये सब चीजें कॉमन है जो हम लोग रूटीन लाइफ में यूज करते हैं और इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, 60 to 65% से ज्यादा है। सो अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, मेरे तो खाने में रोटी होती है, गेहूं की रोटी भी होती है, चावल भी होता है, कभी कभी आलू भी होता है और मैदा तो मैं बीच बीच में खा लेता हूँ, तो ये तो मैं तो मतलब फिर मैं खाऊं क्या, तो मैं करूं क्या? मतलब हर ही चीज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो मेरा तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो मेरी तो लाइफस्टाइल में मतलब मुझे सब कुछ खाना बंद करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कुछ साल पहले का रेफरेंस लें तो आपको ये समझ में आएगा कि डायबिटीज पिछले 40-50 सालों में बहुत बढ़ गया है भारतीयों में, और उन्हीं 40-50 सालों में रहन सहन, खाना पीना भी भारतीयों का बहुत बदल गया है। पहले हमारे घरों में बाजरा की रोटी बनती थी, जवार जौ की रोटियां बनती थी, अलग अलग ग्रेन्स को, अलग अलग अनाज को मिलाकर रोटियां बनाई जाती थी, जिसके वजह से हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी होती थी। ये सब चीजें ही हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, और उसको चेंज करके हम लोगों ने अपने लाइफ में गेहूं का आटा ले आया जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप पीछे जाकर देखें कि यही सब चीजें पहले जो हम खाते थे जिससे हमारी हेल्थ ज्यादा बेहतर रहती थी, वो अल्टीमेटली आज के समय वही हो रहा है कि आप मल्टीग्रेन आटा खाइए, ओट्स खाइए, जवार के आटे की रोटियां खाइए। अल्टीमेटली हम लोग जहां से शुरू किए थे वहीं पर हम वापस आ रहे हैं। इसमें एक चीज समझना और भी बहुत जरूरी है कि हमारे खाने में अगर हमारा टोटल खाना है
उसमें से 50 से 60% जो खाने का जो पूरा पोर्शन होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें ट्राई करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स वही हो जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और उससे बहुत जल्दी चीनी ना बढ़ जाए। सो ऐसी चीजें हैं जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, जैसे कि बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, ये सब चीजों के, या फिर हरी सब्जियां हो गई, ये सब चीजों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। और हर वो फल और हर वो फूड जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप सर्च करके देखिए, जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो अपने लाइफ में आप इजीली इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ में ला सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि आपका शुगर बढ़ेगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट अगर इस चीज का ध्यान दे दे तो डेफिनेटली उनका शुगर नहीं बढ़ेगा, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है और वो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। इसमें बाजरा, जवार, जौ या फिर ओट्स जैसे अनाज भी आते हैं जिसको इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं ना, उसमें एक और फायदा होता है कि वो फाइबर रिच होते हैं। फाइबर रिच होने से दो फायदे होते हैं। जब हम खाएंगे उसको चबाकर तो हमारी डाइजेशन अच्छी होगी, हमको कॉन्स्टिपेशन मतलब पैखाना क्लियर नहीं होने की प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होगी। और उसके साथ जब फाइबर रिच फूड हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में जो उसमें ग्लूकोज होता है वो ज्यादा तेजी से नहीं ऑब्जर्व होता है, जिसके वजह से भी हमको बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की आइडियली क्या होनी चाहिए जो हमारे बॉडी को अच्छे शेप में रखे। और एक प्रोटीन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपने आप में है और बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर कि कितना प्रोटीन इंटेक करें, कितना क्या करें। तो देखिए, हमारे खाने का जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में 50 to 60% ऑफ द पोर्शन होना है, वैसे ही प्रोटीन का हम लोग 10 to 15% हमारे पूरे खाने का पोर्शन होना चाहिए। 1 kg बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम एक स्टैंडर्ड डोज है प्रोटीन का। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन करीबन 60 ग्राम का होना चाहिए। और अगर आपको किडनी की बीमारी है तब थोड़ा सा डोज कम करना होता है प्रोटीन का, जैसे कि 0.8 ग्राम पर kg। मतलब अगर कोई 60 किलो का पर्सन है तो करीबन 48 ग्राम से ज्यादा वो प्रोटीन नहीं खाए तो उसके लिए बेहतर है। और अगर आप पूछेंगे आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है समझने के लिए, तो ये है कि हम लोग कौन से टाइप के फैट खाना खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं, खाने में जो फैट होता है वो कितना हार्मफुल हो सकता है। देखिए, हमारे खाने में 30% ऑफ द टोटल कैलोरी इनटेक इन द फॉर्म ऑफ फैट्स हम लोग ले सकते हैं। फैट्स को समझने के लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजिबल फैट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल फैट। देखिए, विजिबल फैट मतलब कि हम लोग तेल, घी की चीजें जो भी हम लोग डायरेक्टली खा रहे हैं उसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमको फैट्स मिलता है, तो वो उसको हम विजिबल फैट बोलते हैं। इनविजिबल फैट ऐसी कोई भी हार्डली कोई चीजें हैं जिनमें फैट्स थोड़ा सा भी नहीं होता है, हम लोग रूटीन में जो खाते हैं तो वो सब फैट्स हम लोग काउंटिंग में नहीं आता, उसको हम लोग इनविजिबल फैट्स बोलते हैं। हमारे जो खाने में फैट्स होते हैं वो एक्चुअली फैटी एसिड से बनता है और फैटी एसिड्स के कुछ अलग अलग वेराइटीज होते हैं, जिसमें से एक का नाम है SFA मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरे का नाम है MUFA मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरे का नाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि PUFA, और एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं TFA मतलब ट्रांस फैटी एसिड्स। इसमें से सबसे डेंजरस ट्रांस फैट्स है। इसमें हमें ये समझना है कि ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं जिसको हम TFA बोलते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसको हम लोग SFA बोलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और ये पाया गया है स्टडीज में कि जिन खानों में ये सब पदार्थ होते हैं, फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनका अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो आगे जाकर हमको हार्ट की अटैक या हार्ट की बीमारी होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। सो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो अगर आप कोई भी चीज, खाने की चीज आप खरीद रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इसमें ट्रांस फैट्स नहीं होना चाहिए या फिर उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने कम हो या ना हो उतना ही अच्छा है। और हमारे अगर उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या प्यूफा या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब मूफा अगर है तो वो बहुत अच्छी चीज है, हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कॉमन सोर्स ऑफ प्यूफा या मूफा हमारे लाइफ में हम किस चीजों से ले सकते हैं? जैसे कि कुछ है अखरोट हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए जिसमें होते हैं जो वेजिटेरियंस ले सकते हैं, फिर फिश ऑयल हो गया, उसमें बहुत इजीली हम लोग को प्यूफा म्यूफा मिलते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए बोलते भी हैं कि फिश ऑयल यूज करना चाहिए खाने में। तो वेजिटेरियंस बोलेंगे अभी डॉक्टर साहब हमारे पास तो वैसे ही आपने खाने के ऑप्शंस इतने कम कर दिए, आप ऑयल तो छोड़ दीजिए हमारे लिए। सो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फिश ऑयल नहीं कंज्यूम कर सकते तो आप बिल्कुल भी वरी मत करिए। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अगर हम वेजिटेरियन हैं और हम लोग चाहते हैं कि
हम लोग को बहुत अच्छे टाइप के सब तरीके के फैटी एसिड मिल जाए हमारे डाइट में और हमारे अंदर कोई भी कमी ना हो और हम लोग ओवर भी फैटी एसिड रॉन्ग टाइप के फैटी एसिड कंज्यूम ना करें, तो आप इस टेबल को एकदम इजीली फॉलो करिए। इसमें क्या दिया गया है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा सिंगल ऑयल नहीं है वर्ल्ड में जो हमारी सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल जो इस चार्ट में दिया गया है इसके कॉम्बिनेशंस को यूज करिए। इसमें यह दिया गया है कि जैसे कि आप कुछ चीजों को कुक करने के लिए मस्टर्ड ऑयल को यूज करिए और कुछ चीज की कुकिंग के लिए दूसरे टाइप के ऑयल जैसे कि राइस ब्रान ऑयल हो गया, सेसमे ऑयल हो गया। ये कॉम्बिनेशन को यूज करने से क्या होगा कि आपको हर तरीके के गुड फैटी एसिड्स मिल जाएंगे और आपको वरी भी नहीं करना है कि आपके हेल्थ के ऊपर हजार्ड होगा। तो ये टेबल को आप एकदम याद रखिए, इसको फॉलो करिए और आप इसी से एकदम इजीली फॉलो कर पाएंगे कि आपको हर तरीके का फैटी एसिड्स मिल भी जाएगा और आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि डॉक्टर साहब आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया, प्रोटीन्स के बारे में बता दिया, फैट्स के बारे में बता दिया, तो अगर मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर मैं एक रिस्क ऑफ डायबिटीज में हूं तो मैं सॉल्ट इंटेक कितना लूं, नमक कितना खाऊं। सो देखिए, नमक जितना कम खाया जाए, चीनी जितनी कम ली जाए, वही हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जब आप नमक की बात करेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं 5 ग्राम से कम नमक खाए, तो आप अगर अभी आप बोलेंगे कि सर डॉक्टर साहब ये 5 ग्राम नमक मैं कैलकुलेट कैसे करूं, तो 5 ग्राम नमक की अलग अलग स्पून आती हैं ऑनलाइन, आप खरीद सकते हैं, या फिर जो एक टेबल स्पून बोलते हैं हम लोग, वो स्पून में करीबन 5 से 6 ग्राम नमक आती है। अगर आप उसको उससे कम यूज करेंगे तो आप एकदम सही यूज कर रहे हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ वेरिएशंस है, जैसे कोई डायबिटिक्स पेशेंट है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना है, या फिर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको हम बोलते हैं कि आप 3 ग्राम से नमक कम खाइए। सो ये वेरी करता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, वो चाहता है कि आगे जाकर डायबिटीज की तरफ अपने आप को ना झोंक दे, जितना कम नमक खाए उतना अच्छा है। 5 ग्राम से कम खाना तो बहुत ही अच्छी बात है और उससे जितना कम कर दे वो अपने लिए बेहतर है। अब आपका सवाल रहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मैं कौन से फ्रूट्स खा सकता हूँ। एज सच कोई भी पर्सन को अगर कोई पर्टिकुलर फ्रूट से कोई एलर्जी या कोई इश्यूज नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रूट्स भी खाने का एक तरीका होता है, जैसे कि फ्रूट्स को आप जितना चबा कर खाएं, रेसे के साथ खाएं, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी देगा और प्लस फाइबर भी देगा, डाइजेशन अच्छी करेगा, प्लस आपको जो भी रिक्वायरमेंट, आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें थी उसकी सब अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए। हाँ, लेकिन ये बात मैं बताता हूँ कि आप फ्रूट्स को दिन भर में 2 से 3 सर्विंग्स भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में भी खा सकते हैं। करीबन 120 से 160 ग्राम अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आप इंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है और वो उनके शुगर बहुत ज़्यादा है और अगर वो पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि देखिए, डायबिटीज को पहले उसमें डायबिटीज में आप शुगर को कंट्रोल करिए। शुगर जब कंट्रोल्ड रेंज में रहेगी तब आप अपने डाइट में फ्रूट्स को ऐड करिए, यही सबसे सही तरीका है। सो अगला सवाल हमारा ये उठना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्या मैं अल्कोहल ले सकता हूँ, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। देखिए, अल्कोहल जितना ज्यादा आप अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक एम्प्टी सोर्स ऑफ कैलोरी है, मतलब इससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। अगर आप 1 ग्राम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उससे 7 किलो कैलोरीज मिलेगी, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम लेंगे उससे भी सिर्फ 4 ही किलो कैलोरी मिलती है। मतलब इतना ज्यादा हाई सोर्स ऑफ किलो कैलोरीज है और वो भी मतलब कुछ एडिशनल न्यूट्रिशंस नहीं है, मतलब एकदम वेस्ट है बॉडी के लिए। तो अल्कोहल जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। कोशिश कीजिए कि कम से कम लीजिए, अगर आप लेते भी है तो जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है। सो आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो डर लग रहा है कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेरे पिताजी या मेरे घर में और भी लोगों को डायबिटीज है, मैं क्या चीनी एकदम बंद कर दूं, मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लूं डॉक्टर साहब, और मैं कितना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकता हूँ, कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जनरली इंडियन मार्केट में हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर फ्री या फिर उस टाइप्स के कुछ टैबलेट्स मिलते हैं, उसको भी हम लोग को ट्राई करना है कि 2 से 3 ग्राम से ज्यादा हम लोग कंज्यूम ना करें। और आजकल देखा जा रहा है कि एक नया स्वीटनर आया है मार्केट में, स्टीविया नाम का, वो एक नेचुरल स्वीटनर है और वो चीनी से बहुत ज्यादा स्वीट है और उससे कैलोरीज भी नहीं बढ़ती है। हाँ, ये फैक्ट है, लेकिन वो एक अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, उसकी बहुत ज्यादा स्टडी और रिसर्च नहीं है, उस पर बहुत स्टडी हो रही है। सो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के। सो आज की वीडियो का मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो सबसे पहले कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज पे ही हमको सतर्क हो जाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको समझनी है और आपको धीरे धीरे अपने लाइफ को मॉडिफाई करके बेस्ट तरीके से हम लोगों को एडजस्ट करना है ताकि हमको डायबिटीज हो ही ना। आपको अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए और अपने आप को
उसी बॉडी वेट रेंज में आपको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि अगर आप एक बार ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए, अपने लाइफ में हर वो खाने के पदार्थ जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको आप ले आइए, और हर वो पदार्थ जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उसको आप अवॉइड करें, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा उससे। और लास्ट ये आपके लिए कंक्लूजन है कि आप कौन सा ऑयल यूज करें अपने लाइफ में। वेजिटेरियन है तो कौन सा यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया। नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये डायबिटीज एक बहुत बड़ा बर्डन है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट अकेले नहीं काम कर सकती, और कर भी रही है, और हमें इसमें इनका साथ देना चाहिए। हम सब मिलकर एक साथ अगर इसके साथ लड़े तो हम लोग बहुत जल्दी ही डायबिटीज को पराजित कर देंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमें ये कोशिश करनी है कि राइट नॉलेज शेयर करें, लोगों को बताएं। ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि समय से पहले हम ये समझ जाएं कि हमको डायबिटीज़ होने की संभावना है, और हम हमारे आने वाली जनरेशन या फिर हमारे प्रेजेंट यूथ जनरेशन को इसकी गाइडेंस देकर हम उनको डायबिटीज़ जैसी बेकार बीमारी से बचा सके। मैं आप लोगों से एक और दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करके बोलिए कि वो भी और लोगों को शेयर करें, ताकि राइट नॉलेज फैले, और हमारी जो ये मुहिम है कि हम लोग डायबिटीज़ होने से लोगों को बचा सके, उसमें हम एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ सके। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज एंड योगा इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, मिस मत करिएगा 30 अप्रैल को।